नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम मूल विधि का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अपराध के आवश्यक तत्व इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर अपराध है तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, उनका हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने लास्ट क्लास में आपको अपराध के विषय में डिटेल में बताया कि अपराध क्या है। जनरली किसी भी समाज के लीगल वैल्यूज यानी कि विधिक मूल्यों का क्या करता है दोस्तों, उल्लंघन करता है। इसमें एक्ट और ओमिशन यानी कि किसी कार्य का होना और किसी कार्य के लिए आप लाइबल हैं उसका लोप कर देना भी अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए तो अपराध अगर हम देखें तो अपराध के आवश्यक तत्व में हमको चार चीजें समझनी है। नंबर 1, 2, 3 और 4। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सबसे पहली बात तो क्रम और कंटेंट दोनों याद रखना है। अगर मैं बात करूं अपराध के आवश्यक तत्वों में तो सबसे पहली बात तो अपराध का आवश्यक तत्व है, पहला है मानव यानी कि ह्यूमन। और इसके अलावा दूसरा आवश्यक तत्व है दुराशय यानी कि किसी भी काम को करने का बुरा आशय। लैटिन वर्ड में इसको यूज किया जाता है मेंस रिया। तीसरा है आपका एक्टस रियस जिसे हम बोलते हैं किसी कार्य का होना या आपराधिक कार्य, आपराधिक कार्य। और फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है किसी प्रकार की क्षति। तो सबसे पहले यदि हम बात करें किस चीज की, अपराध के आवश्यक तत्वों की, तो अपराध के आवश्यक तत्वों में बेसिकली चार चीजें शामिल होंगी। सबसे पहले कौन सा होगा, ह्यूमन होगा। दूसरा दुराशय होगा। तीसरा आपराधिक विधि होगा, आपराधिक कार्य होगा। और फोर्थ होगा आपका क्षति। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव की या ह्यूमन की। एक समय था दोस्तों जब अपराध विधि लगभग मेडिवल पीरियड में थी और अगर मान लिया किसी पशु ने किसी व्यक्ति को या अन्य पशु को क्या किया, कोई उसको मतलब चोट पहुंचाई, तो कोर्ट क्या करती थी, ऐसे पशु को तलब करती थी अपनी कोर्ट में और तब ऐसे पशु को भी सजा दी जाती थी और जो पीड़ित है उसको क्षतिपूर्ति दी जाती थी। तो अब लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट इसका चेंज हुआ और हमारे अपराध शास्त्रियों ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, हम पशु के पास विवेक की शक्ति नहीं है जबकि मानव के पास जो है वो विवेक की शक्ति है, इसलिए केवल अपराध में हम पशुओं को शामिल नहीं कर सकते, जनरली मानव को हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इसका दूसरा एग्जांपल हम एक और समझते हैं। मान लिया कोई जो आवारा एक कुत्ता है वो आपको काटता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप उस कुत्ते को दोष सिद्ध कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नो। आप ऐसे कुत्ते को दोष सिद्ध नहीं करेंगे। आप उसको किस आधार पर सजा देंगे भाई कि भाई कुत्ता जो था उसने पूरा अपने विवेक से काम नहीं लिया। मनुष्य और पशु में एक ही चीज तो अंतर करती है और वो है हमारी विवेकवान प्रवृत्ति। तो मनुष्य और पशुओं को यहाँ पर जनरली अलग किया गया है और अपराध के पहले इसेंशियल एलिमेंट में क्या होना जरूरी है कि ह्यूमन होना चाहिए। चलिए दूसरा हम समझते हैं दुराशय या जिसको हम कहते हैं मेंस रिया। दुराशय वर्ड में सबसे पहली बात आपका छिपा हुआ है इंटेंशन या जिसको हम बोलते हैं आशय। क्या छुपा हुआ है दोस्तों? आशय। अब आशय किसी भी काम को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आप अपने डेली रूटीन लाइफ में बहुत सी चीज देखते होंगे कि आप निकले हुए जा रहे हैं और निकलते हुए आपने देखा कि आपका पैर किसी व्यक्ति को पैर को लगा और आपने हाथ उठाकर कह दिया भाई सॉरी गलती हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ क्लियरली कि भाई आपका इंटेंशन नहीं था किसी व्यक्ति को हर्ट करने का या कोई भी क्षति पहुंचाने का। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर आप कोई काम बुरे मन से कर रहे हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आप गए और आपने जानबूझकर उसको मुक्का मार दिया, तो ये काम क्या है आपका, ये इंटेंशनली है। यानी कि आपने एक बिल्कुल विल पावर के साथ एक दूसरे का बुरा करने के आशय से उसके खिलाफ क्या किया है, काम किया है। तो अपराध विधि में सबसे पहली बात क्या है कि ह्यूमन होना चाहिए और मानव के मन में क्या आना चाहिए, बुरा विचार आना चाहिए या दुराशय आना चाहिए। तो दुराशय कैसा होना चाहिए? दुराशय के बाद हम समझते हैं तीसरा काम आपराधिक कृत्य। इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम मैं भी आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, दो केसला यहां पर हम स्टडी करेंगे। चलिए तीसरा क्या है, आपराधिक कार्य है। अब मैं ह्यूमन भी हूं और आज मेरे मन में एक विचार आ गया है कि भाई मेरे मित्र यहाँ पर केशव भाई बैठे हुए हैं और मैं क्या कहूँ, एक खंजर लेकर आऊं और उनके पीठ में घोंप दूं।
तो मेरे मन में पूरी तरीके से उनको मर्डर करने का मेरे मन में एक विचार आ चुका है। लेकिन जैसे ही मैं गया, मेरे मन में एकदम, अरे मेरे भाई कैसे हो, आपने खाना खाया या नहीं खाया। तो क्या केवल अपराध हुआ यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ ऐसी कंडीशन में अपराध नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, मानव के साथ साथ मेरे मन में बुरा विचार भी आना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, मैं एक्ट भी करूं, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या करूं, कोई आपराधिक कार्य करूं। यानी कि मेरे मन में जब तक एक्ट नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, जब तक मैं कोई एक्ट नहीं करूंगा तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। चलिए, फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है क्षति। अब मैंने अपराध किया, तो अपराध करने के बाद हालांकि कुछ केसेस में आपका अटेम्प्ट भी क्या होता है, प्रयास करना भी आपको क्या होगा, आपका अपराध के रूप में आ जाता है। लेकिन अब मैंने उनको चाकू मारने का प्रयास किया। अब चाकू मारने के बाद उनकी डेथ तो कारित नहीं हुई, मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसके कारण उन्हें गंभीर मानसिक क्षति पहुंची। तो किसी व्यक्ति को क्या होनी चाहिए दोस्तों, चौथा कंटेंट है क्षति होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। भारत की जो आईपीसी है, आईपीसी में सेक्शन 44 में, इंडियन पेनल कोड में आपका इंजरी वर्ड को डिफाइन किया हुआ है, क्षति शब्द को डिफाइन किया हुआ है। बीएनएस में जब हम स्टडी करेंगे तो सारे कंटेंट को साथ देखेंगे। तो क्षति में 4 चीजें शामिल है दोस्तों। सबसे पहले तो शरीर की क्षति होनी चाहिए। कैसी क्षति होनी चाहिए दोस्तों? शरीर की क्षति होनी चाहिए। मैंने चाकू उठाया और किसी व्यक्ति को मार दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसको हर्ट हुआ, चोट पहुंची और शरीर की क्षति हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा मन की क्षति होनी चाहिए। मैंने चाकू मारा लेकिन आसपास निकल गया, लेकिन मन में इतना डर बैठ गया, इतना खौफ बैठ गया कि वो व्यक्ति क्या हो गया है, 5 दिन 10 दिन कोमा में चला गया। तो पहली बात शरीर की क्षति। दूसरी कैसी होनी चाहिए? मन की क्षति होनी चाहिए। तीसरी होनी चाहिए शरीर की, मन की और संपत्ति की क्षति। और तीसरा मैं कहूं संपत्ति की क्षति। संपत्ति की क्षति कैसी कि भाई एक व्यक्ति है, उसकी अंगूठी थी, गोल्ड की अंगूठी थी, मैंने उठाई और उठा करके वो क्या किया, उसको समुद्र में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। तो क्या किया, यहां पर हमने एक बुरा आशय रखते हुए क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी को फेंक दिया। तो यहां पर ये क्या हुआ है, ये संपत्ति की क्षति हुई है। तो क्षति क्या होनी चाहिए दोस्तों? शरीर की क्षति, मन की क्षति, संपत्ति की क्षति, और चौथा होगा आपका ख्याति की क्षति, यानी कि गुडविल की क्षति। और गुडविल कैसा? मैं कहूं कि भाई किसी पर्टिकुलर शहर में रहने वाले लोगों में से या एक वर्ग जो है, या मैं कह दूं कि मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति चोर है और बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा दोस्तों? ऐसे व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचेगी, उसके मान को क्षति पहुंचेगी। तो इस यहाँ अपराध में हमने देखा कि अपराध में बेसिकली 4 चीजें शामिल है। पहला ह्यूमन होना चाहिए, दूसरा दुराशय होना चाहिए, तीसरा आपराधिक कार्य होना चाहिए जिसको हम एक्ट सीरियस बोलते हैं, और फोर्थ क्या होना चाहिए, ऐसे कृत्य से किसी भी व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए। चलिए अब हम यहां पर इसको अध्ययन करेंगे पीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले मैंने आपको अपराध के तत्व बताए, और अपराध के तत्व में बेसिकली 4 चीजें पढ़ाने का प्रयास मैंने आपको किया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ह्यूमन होना चाहिए, दूसरा दुराशय होना चाहिए, तीसरा एक्ट सीरियस यानी कि आप कोई आपराधिक कृत्य करें, और फोर्थ क्या होना चाहिए? मानव की क्षति होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन। किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले कोई अपराध यदि कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बंदर आपको काट के भाग गया या कुत्ता आपको काट के भाग गया, आप उसको कोर्ट में लेके जाएं और कहें कि माय लॉर्ड क्या किया है, ये बंदर मुझको काट के गया है, आप इसको क्या दे, सजा दे। ऐसा नहीं, ठीक? आपके खिलाफ कोई ऑफेंस क्या किसने किया जाना चाहिए? मानव ने किया जाना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं क्या? दुराशय। दुराशय के बारे में हम कंसेप्ट को पूरा क्लियरली करेंगे। दुराशय सिर्फ एक लाइन में हम समझते हैं। एक लैटिन मैक्सिम भी आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, अभी तक नहीं पूछी गई है। इसको लैटिन मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट्रिया, यानी कि जिसका हिंदी में अर्थ है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो। अगर मैं बिना किसी इंटेंशन के, एग्जाम्पल मैं एक बस में कंडक्टर हूं और मैं इस प्रकार आओ आओ मेरठ 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 और इस प्रकार किसी महिला को टच कर देता हूं, तो यहां मेरा इंटेंशन नहीं है, क्या नहीं है कि मैं किसी महिला को गलत तरीके से छू रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन वर्क में है। लेकिन यदि मैं इंटेंशनली ये काम करता हूं, एक आशय के रूप में ये काम करता हूं, तो ये किसी महिला की लज्जा भंग करने का अपराध मुझ पर सिद्ध होगा। चलिए, तो पहली बात, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो। इसमें आप एक लैंडमार्क डिसीजन पढ़ेंगे,
फाउलर वर्सेस पैजेट, एक इंग्लिश केस ला है। किसी भी अपराध को करने के लिए दो चीजें होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए, और इंटेंशन के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, कार्य। यानी कि केवल मैं बुरा सोचे जा रहा हूं कि काश मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है, अगर मेरा मन करे तो बस मैं इसका सिर फोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे रियल में भी क्या करना है, उसको चोट पहुंचानी है। तो आशय और कार्य दोनों का संगामी होना जरूरी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट केस ला यहां पर हम पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ने ही है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे आर बनाम प्रिंस केस। बहुत लैंडमार्क जजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण केस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस केस के जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि इसमें जो अपराधी था प्रिंस ने क्या काम किया, उसकी एक प्रेमिका थी और उसकी रियल एज थी 14 ईयर। लेकिन क्या हुआ, प्रिंस को ये रियलाइज हुआ कि भाई वो फिजिकली ऐसी दिखती है कि उसकी एज कितनी है, 18 ईयर है। और ऐसा कानून में प्रावधान था कि यदि 18 ईयर से आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो वो शादी क्या होगी, एक अपराध मानी जाएगी। ब्रिटिश पीरियड का ये केस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, प्रिंस ने ये विश्वास रखते हुए कि भाई मेरी जो प्रेमिका है उसकी एज कितनी है, उसकी एज 18 है, दिखने में 18 है, लेकिन रियल एज उसकी कितनी थी, 14 थी। उसको वो भगा कर ले गया, और जब उसने उससे शादी की, बाद में उस पर जो मुकदमा चला उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया भाई आपकी ड्यूटी थी कि आप इसको श्योर करें कि लड़की की जो वास्तविक एज थी, जो रियल एज थी, कि वो 14 थी या 18 थी। तो आपके काम में क्या था, आपका इंटेंशन गलत था और आपने वो काम नैतिक रूप से गलत किया। इसलिए कोर्ट ने क्या किया, प्रिंस को यहां पर दोषी सिद्ध माना। चलिए, के बाद में क्या हुआ था, जो अभियुक्त था वो 16 वर्ष से कम उम्र की एक अविवाहित लड़की को भगाकर ले जाने का उस पर आरोप था। लड़की की जो आयु थी, एज थी, वो 14 ईयर थी, लेकिन वास्तव में 18 साल से अधिक लगती थी। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि अभियुक्त का जो कार्य है वो मोरलिटी के आधार पर गलत है। इसलिए कोर्ट ने क्या माना, ऐसे अभियुक्त को दोषी माना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, क्वीन बनाम टाल्सन का केस। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। एक दूसरा केस इसी पर लैंडमार्क जजमेंट है। क्वीन बनाम टाल्सन का जो केस था उसमें क्वीन और टाल्सन एक मैरिड कपल थे, एक दंपत्ति थे। अब टाल्सन ने क्या किया, अपनी पत्नी क्वीन को बिना किसी कारण के छोड़ दिया और वो कहीं चला गया। और उसकी जो पत्नी थी उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के टाल्सन को बहुत लंबे समय तक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 7 साल तक टाल्सन नहीं मिला। अब नियम यह था कि यदि कोई पत्नी 7 साल तक उसका पति किसी जगह से चला जाता है और पत्नी इस बीच में दूसरी शादी कर लेती है, तो क्या होगा, ऐसा विवाह जो होगा वो कैसा होगा, वो एक अपराध माना जाएगा। तो उसकी पत्नी ने 7 साल का टाइम पीरियड कम होने से कुछ समय पूर्व ही क्या किया, दूसरी शादी कर ली। अब तुरंत ही उसका पति वापस लौट करके आ गया और उसने अपनी पत्नी के खिलाफ यह अभियोग लगाया कि भाई इसने मेरे जीते जी क्या किया है, एक दूसरे पुरुष से शादी की है, यानी कि द्विविवाह किया है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई क्वीन और मतलब क्वीन ने क्या किया था, अपने हस्बैंड को एक प्रॉपर ढूंढने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया, और यहां पर उसकी पत्नी का दुराशय नहीं था या उसकी पत्नी का काम नैतिक रूप से गलत नहीं था कि वो अपने पति को धोखा दे, इसलिए उसको द्विविवाह विवाह के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस केस में टाल्सन ने अपनी पत्नी क्वीन का त्याग कर दिया। क्वीन ने टाल्सन के बाद में छानबीन की, किंतु 7 वर्ष के पूर्व पति नहीं मिला। विवाह 7 वर्ष से पूर्व दूसरा विवाह कर लिया गया। तो दुराशय सक्षम न्यायालय ने यहां दुराशय नहीं मानते हुए इसे अपराध नहीं माना। तो 2 केस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टाल्सन। चलिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका आपराधिक कृत्य। यानी कि आपराधिक कृत्य मैंने आपको बताया कि किसी अपराध के लिए एक तो व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है। किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। मेरे मन में किसी के प्रति क्या चल रहा हो दोस्तों, आप इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो किसी व्यक्ति के विचारों के केवल विचार विचारणीय नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, चेहरे से बड़ा भोला भाला लगता हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति पता नहीं क्या विचार चल रहे हो, ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं। चलिए, तो दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि
पहली बात क्या होना चाहिए, या तो मैं कोई गलत काम करूं या मैं कोई काम जिसको करने के लिए मैं लायबल हूं उसको मिस कर दूं। जैसे कि मैं एक नर्स के रूप में किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि अगर सही 6 बजे मैंने इस व्यक्ति को दवाई नहीं दी तो इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मैं शाम को 6 बजे जानबूझ करके करता हूं, उस 6 बजे वाले इंजेक्शन को ऐसे रोगी को नहीं देता और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां एक्टस रियस में क्या हुआ दोस्तों, अपना लोप भी शामिल होगा, यानी कि ओमिशन भी शामिल होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, मानव की क्षति, इंजरी टू ह्यूमन। ह्यूमन की इंजरी के लिए प्रावधान जो किया है मैंने आपको बताया सेक्शन 44 में डिफाइन इसके लिए किया गया है कि अगर क्षति का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के शरीर की क्षति, मन की ख्याति या संपत्ति की क्षति होती है और हमारे किसी काम से, तो क्या होगा, ऐसी फोर्थ पॉइंट जो होगा अपराध का आवश्यक तत्व होगा। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।